बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? यस मैम। ओके। अच्छा, और आपको बोर्ड भी नज़र आ रहा है? यस। ओके, और क्या सिर्फ एक ही बच्चा ऑनलाइन है? अबू बकर भी है, साद है, और मुझे सिर्फ आई थिंक सो रहान की आवाज़ आ रही है, एंड देन शौकत भाई आप भी आ गए हैं। ऑल राइट। अच्छा, अगर बोर्ड पे जो कुछ लिखा है वो भी क्लियर है, वो भी आपको नज़र आ रहा है, और मेरी आवाज़ भी आ रही है, तो मुझे ये बताइएगा कि आप लोगों को जो मैंने असाइनमेंट दी थी वो आप लोगों ने कर ली थी? वो जो अंडरस्टैंडिंग करनी थी जिसमें तीनों आपने रेशियोज कैलकुलेट करनी थी। हाँ जी, करके। उमर बेटा असाइनमेंट करके आयो? क्वेश्चन किया है आपने? हाँ मिस। नहीं? नो मिस। क्यों? भूल गया। अच्छा, और साद, आप असाइनमेंट करके आए हैं? क्वेश्चन सॉल्व हो गया था आपसे? शाबाश। रोहान? रीडिंग की थी साद ने। अच्छा, ठीक है। शौकत और रोहान, मुझे चैट बॉक्स में जरा बताओ आप लोगों ने असाइनमेंट किया है या नहीं। अबू बकर आप बताओ। लेक्चर की रिकॉर्डिंग शेयर हो गई थी, आपने देख के असाइनमेंट सॉल्व किया? कुछ भी खास नहीं था उस क्वेश्चन में, एक्टिविटी नंबर 1 वाला। हाँ जी बच्चों, एक्टिविटी नंबर 1 की बात कर रहे हैं। वो बेसिकली जो आपने रीडिंग की थी ना, वो वही चीज उन्होंने एक्टिविटी में दे दी थी। चलो, ओके फाइन, ठीक है। सो ठीक है बच्चों, अब क्लास को स्टार्ट करें। आज हम कोशिश करेंगे चैप्टर को वाइंड अप कर दें। अच्छा, जो कल हमने बात पढ़ी थी क्विकली उसको रिवाइज करते हैं और उसके बाद हम आगे चलते हैं। सो व्हाट वी हैव लर्न सो फार इज के परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स जो है ना वो फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल दोनों हो सकते हैं। ओके फाइन। एंड देन नॉन फाइनेंशियल जो इंडिकेटर्स है ना उसको हम क्वालिटी इंडिकेटर्स या क्वालिटी मैयर्स भी बोल सकते हैं। क्या आपने सिर्फ किसी चीज की कॉस्ट या रेवेन्यू नहीं, उसकी क्वालिटी भी देखनी होती है? तो जो मैं भी जैसा भी मैंने हमारा मैनेजर है, वो जिस चीज का मैनेजर है वो सब चीजें आपने जज करनी होती हैं उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर के अंदर। तो अगर कोई कॉस्ट सेंटर का मैनेजर है विच इज द स्मॉलेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, तो यू वुड लुक फॉर द कॉस्ट। एंड यस्टरडे वी डिस्कस के कॉस्ट मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस की होती है। एक्सपेंसेस जो होते हैं वो या तो ओवरऑल ही होते हैं एक्सपेंसेस, और वो एडमिन का रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं, जैसे आपका रेंट, इंश्योरेंस वगैरह। आप डिसाइड नहीं कर सकते कि फैक्ट्री कहाँ खरीदनी है, वो उनका हेडेक होता है। आप एज अ कॉस्ट सेंटर मैनेजर मटेरियल, लेबर या डायरेक्ट एक्सपेंसेस को हैंडल कर सकते हो। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस एक ऐसी चीज है जो कम नहीं हो सकते, ये फिक्स्ड ही रहते हैं पर यूनिट में, जैसे रॉयल्टी, जैसे आपकी स्पेशल टूल्स। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको ज्यादा चीजें बनानी है तो आप कम रॉयल्टी दे दो, बल्कि चीजें ज्यादा होंगी तो रॉयल्टी ज्यादा जा रही होगी। बट मटेरियल और लेबर का जो खर्चा है ना, ये आपके लिए कंट्रोलेबल होता है, आप इसको कम से कम कर सकते हो विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन क्वालिटी, और जितना ज्यादा आप ये टारगेट अचीव करते हो उतनी बेटर आपकी परफॉर्मेंस है। सो फॉर मटेरियल हमने देखा था कि ऑलवेज फोकस ऑन कॉस्ट पर यूनिट, नॉट ऑन टोटल कॉस्ट, बिकॉज एक्चुअल एक्टिविटी माइट डिक्रीज योर कॉस्ट पर यूनिट। एंड फॉर लेबर वी गॉट टू नो कि हमने देखने होते हैं कि घंटे कितने यूज करवाए हैं हमने उनके, बिकॉज जितने घंटे उतनी पेमेंट है ना। तो आप घंटों को कंट्रोल कर लोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी पेमेंट भी कंट्रोल हो जाएगी। सो वट यू डू इज यू टेक दीज थ्री रेशियोज। आई डोंट नो इफ माई स्क्रीन इज completely visible or not. Okay, I guess now it is. ठीक है। So what you do is you see there are three ratios: efficiency ratio, capacity utilization ratio, and activity ratio, जिसको आप production volume ratio बोलते हो। लूज टूल्स इनडायरेक्ट है। हाँ, अगर लूज टूल्स लिखा होता है तो वो इनडायरेक्ट होता है शौकत, लेकिन अगर लिखा हो स्पेशल टूल्स तो वो डायरेक्ट होता है। अगर लिखा हो लूज टूल्स, वैसे ऐसा हो तो नहीं सकता, बट सम हाउ इफ दे कंफ्यूज यू, लूज टूल्स का मतलब होता है कि जो आपके ये जो होते हैं ना, कील लगना है किसी चीज में, गम लगनी है किसी चीज में, जो डायरेक्ट खर्चा होता है लेकिन हम इकोनॉमिक रीजन से इसको इनडायरेक्ट खर्चा बनाते हैं, वो होते हैं लूज टूल्स। या जो गैराजेस वगैरह होते हैं गाड़ियों के, इनके पास जो रेंच, जो कील वगैरह जो चीजें जो हर गाड़ी के लिए यूज हो रही होती है, वो लूज टूल्स होते हैं। ठीक है। सो अगर वो लिखा हो लूज टूल स्पेसिफिकली फॉर दिस पर्टिकुलर पर्पज और उसके बाद वो वेस्टेड है, तो बेटा वो डायरेक्ट एक्सपेंस बन जाते हैं। अच्छा, तो एफिशिएंसी रेशियो का बच्चों फॉर्मूला देख लेते हैं। हमने पढ़ा था काफी ज्यादा कैलकुलेशन इसकी कल हमने कर ली थी। सो आई ट्राई हाईलाइटिंग इट।
ओके, मे बी इन दिस कलर, राइट। तो फिर बच्चों मुझे ये बताइएगा कि क्या कल हमने ये नहीं पढ़ा था कि आपकी जो एक्चुअल प्रोडक्शन इन स्टैंडर्ड आवर होती है, वो जब आप डिवाइड कर देते हो अपने एक्चुअल आवर से, तो आपके पास आ जाती है आपकी एफिशिएंसी रेशो। नाउ व्हाट इज एक्चुअल प्रोडक्शन इन स्टैंडर्ड आवर? कि जितनी चीजें बनी है हमारे बजट के हिसाब से इस पे कितने आवर्स लगने चाहिए थे, एंड देन यू कंपेयर इट विद एक्चुअल आवर्स जो है एफिशिएंसी रेशो। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का मतलब होता है कि असल में कितने घंटे लगे और कितने घंटे आपकी लेबर काम कर सकती थी। आपने अपनी गिवन कैपेसिटी को, बजटेड कैपेसिटी को कितना यूटिलाइज कर लिया। सो यू डिवाइड एक्चुअल आवर्स विद बजटेड आवर्स एंड देन यू गेट दिस रेशियो, एंड देन इफ यू मल्टीप्लाई दीज टू रेशियोज स्टिल यू गेट द सेम आंसर एंड द फॉर्मूला ऑल्सो प्रूव्स इट। आप यहाँ से एक्चुअल आवर्स और यहाँ से एक्चुअल आवर्स को कट कर दो, पीछे क्या बचेगा आप लोगों के? actual production in standard hour divided by budgeted hours, and we remember कि actual production in standard hour क्या होती थी? असल में जो चीजें बनी है उन पे इतने घंटे लग जाने चाहिए थे, और बजटेड आवर्स क्या होते हैं? टोटल इतने घंटे हमने सोचे हुए हैं। तो यहाँ आप दोनों अपने बजट का ही कंपैरिजन कर रहे होते हो, और एक्चुअल प्रोडक्शन इन स्टैंडर्ड आवर अगर ज्यादा होगी तो आंसर 100% से ज्यादा आएगा। ये तब होगा जब आपकी एक्चुअल एक्टिविटी बड़ी होगी, वरना तो बजटेड आवर्स और एक्चुअल आवर्स सेम रहेंगे। लेकिन एक्चुअल प्रोडक्शन इन स्टैंडर्ड आवर एक ऐसी चीज है जो आपके एक्चुअल और बजट में फर्क कर देती है, और इस फर्क की रीजन होती है आपका प्रोडक्शन वॉल्यूम। इसीलिए हम इसको प्रोडक्शन वॉल्यूम रेशो या एक्टिविटी रेशो भी बोलते हैं। अब इस सब में से ना कैलकुलेट एक चीज ही करनी होती है, एक्चुअल आवर्स या बजटेड आवर्स तो सीधा सीधा क्वेश्चन में से उठाना आसान है ना, बट एक्चुअल प्रोडक्शन इन स्टैंडर्ड आवर क्या है वो हम देख लेते हैं। एक्चुअल प्रोडक्शन इन स्टैंडर्ड आवर बेसिकली हमने देख लिया था कि ये एक तरह से एब्जॉर्ब ओवरहेड्स है, कि असल जितनी चीजें हैं उन पे बनी है उन पे कितना खर्चा हो जाना चाहिए था। इसके लिए आपको एक स्टैंडर्ड खर्चा पता होना चाहिए, एक चीज का खर्चा मतलब घंटे पता होने चाहिए। तो वो जो खर्चा होता है उसको ओआर बोलते हो, तो आवर्स को आप स्टैंडर्ड आवर्स बोलोगे। स्टैंडर्ड आवर्स दो तरह से गिवन होते हैं। अगर आपके पास बजटेड प्रोडक्शन को बजटेड आवर्स पे डिवाइड करके आवर्स आपके पास ऐसे गिवन हो 0.5 यूनिट्स पर आवर, कि एक घंटे के यूनिट्स गिवन है, यूनिट्स पहले आ रहे हैं, तो फिर आपको एक्चुअल प्रोडक्शन इन स्टैंडर्ड आवर करने के लिए उसको एक्चुअल प्रोडक्शन से डिवाइड करना होगा, एंड देन यू विल गेट योर स्टैंडर्ड आवर्स। अगर आपके पास स्टैंडर्ड आवर टाइम के फॉर्मेट में गिवन है, ये देखिएगा 2 आवर्स पर यूनिट, मतलब टाइम पहले आ रहा है, तो फिर आप इसको अपनी एक्चुअल प्रोडक्शन से मल्टीप्लाई कर देते हो। ईदर वे यू गेट द सेम आंसर। इसको एक्चुअल आवर से डिवाइड करोगे तो एफिशिएंसी रेशो आएगी, इसको बजटेड आवर से डिवाइड कर दोगे तो एक्टिविटी रेशो आएगी। ठीक है, और हमने उसके बाद कुछ क्वालिटी मेजर्स, क्वालिटी इंडिकेटर्स देखे थे, परसेंटेज ऑफ मटेरियल रिटर्न एंड परसेंटेज ऑफ फिनिश गुड्स रिटर्न बाय द क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट। ये क्वालिटी मेजर्स हैं। आपने बहुत कॉस्ट और बहुत आवर्स बचाए, लेकिन बदले में जो आपने काम किया वो सारा ही वेस्टेड काम है, तो क्या फायदा इस कॉस्ट को बचाने का? ये तो एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ गई। ठीक है, उसके बाद हम आगे आते हैं बच्चों। आज हम देखेंगे कि अगर कोई देखो रेवेन्यू सेंटर का अगर कोई मैनेजर है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी। हमने देखा कि रेवेन्यू वालों का एक ही काम होता है, मैक्सिमाइजिंग रेवेन्यू। तो इसका परफॉर्मेंस इंडिकेटर क्या होगा? जितना रेवेन्यू ज्यादा होगा उतने उतने इसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, तो इसमें ज्यादा कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। हाँ, आप ये देख सकते हो इसमें कि परसेंटेज ऑफ सेल्स रिटर्न। हाँ, आपने चीजें तो सेल कर दी, लेकिन वो जो आपने चीजें सेल की थी, वो जिस प्राइस पे सेल की वो उतनी क्वालिटी नहीं कस्टमर को दे रही थी, तो वो जो चीजें वापस दे के जाएगा, क्या वो एक क्वालिटी मैयर नहीं? यहाँ चीजें सेल कर रहे हो लेकिन बाद में वापस आ रही है, तो बच्चों जब चीजें वापस आती है ना, तो साथ गुडविल भी जाती है आपकी। तो दिस कैन बी वन ऑफ द इंडिकेटर्स, नॉन फाइनेंशियल या क्वालिटी इंडिकेटर। ठीक है, फॉर अ रेवेन्यू सेंटर। अब हम आगे जा आते हैं, और अब हमारे पास है, ये था रेवेन्यू सेंटर। द थर्ड इज इन्वेस्टमेंट सेंटर। बल्कि इन्वेस्टमेंट सेंटर से पहले वी हैव आवर प्रॉफिट सेंटर। इतनी इंपॉर्टेंट चीज हम कैसे छोड़ सकते हैं? सो लाइक वी हैव दिस प्रॉफिट सेंटर। अब हमें पता है प्रॉफिट सेंटर तो वो होता है जो कॉस्ट भी देख रहा होता है और रेवेन्यूज भी देख रहा होता है, और इन दोनों को ही नेट करके प्रॉफिट भी देख रहा होता है। इसका मतलब है जो प्रॉफिट सेंटर का मैनेजर होगा वो कॉस्ट सेंटर वाली सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो तो उसकी होंगी, मटेरियल की कैलकुलेशन, लेबर की रेशोज। जो रेवेन्यू सेंटर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जैसे परसेंटेज ऑफ रिटर्न या मैक्सिमाइजिंग रेवेन्यू, उनको देख रहा होगा, प्लस जो प्रॉफिट वाली इसकी बात है ना, वो भी इसको देखनी होगी। और जो प्रॉफिट कैलकुलेशन होती है ना बेटा, वो आप हमेशा देखोगे कि यहाँ पे मार्जिन कैलकुलेट हो रहे होंगे।
अब मार्जिन क्या होता है? मार्जिन का मतलब होता है एनीथिंग एज अ परसेंटेज ऑफ सेल। कोई भी चीज, फॉर एग्जाम्पल मैं कह रही हूँ एक्स वाई जी का मार्जिन क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला होगा एक्स वाई जी डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। जब भी कोई चीज सेल से डिवाइड हो रही होती है या एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स आप उसको देख रहे होते हो, उसको मार्जिन बोलते हैं। आप लोग को याद है प्रॉफिट मार्जिन एंड प्रॉफिट मार्कअप? तो जहां मार्जिन की बात हो रही थी, हम क्या करते थे कि ये जो प्रॉफिट 20% है ना, ये सेल्स का 20% है। तो जहां मार्जिन का वर्ड यूज होगा उसका मतलब है दैट थिंग एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स। तो यहाँ पे प्रॉफिट्स कैलकुलेट हो रहे होंगे, मतलब मार्जिन कैलकुलेट हो रहे होंगे। लेकिन बच्चों, इससे पहले कि मैं ये आपको मार्जिन कैलकुलेट करवाऊं, यहीं पे आपको एक और टर्म इंट्रोड्यूस करवानी है, टर्नओवर की। देखो, टर्नओवर का मतलब जो है ना, वो हमने अभी तक पढ़ा था सेल्स। लेकिन जैसे मैंने आपको यहाँ बताया ना कि अगर किसी भी चीज का मार्जिन है, उसका फॉर्मूला बनाना बड़ा आसान है, दैट थिंग डिवाइडेड बाय सेल्स। इसी तरह अगर किसी भी चीज का, बच्चों फुल टाइम अकाउंटिंग में आगे आपके ये काम आएगी, अगर किसी भी चीज का टर्नओवर कैलकुलेट करना है तो आपने सेल्स डिवाइडेड बाय वो पर्टिकुलर थिंग कर देना है। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं कहती हूँ 1 2 3 XYZ का टर्नओवर क्या है, तो आई विल डू सेल्स डिवाइडेड बाय 1 2 3 XYZ, और इसका आंसर आपके पास आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई पर 100 नहीं करते, इसका आंसर टाइम्स में आ जाता है। ठीक है, बस ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है कि जब भी टर्नओवर का वर्ड आएगा, दैट मींस सेल्स डिवाइडेड बाय वो चीज जिसका टर्नओवर है। जब भी मार्जिन का मतलब आएगा, मार्जिन का वर्ड आएगा, दैट मींस वो चीज जिसका मार्जिन है डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। अब वापस आ जाते हैं मार्जिन पे। तो मुझे बताओ, अगर मैं आपसे कहती हूँ ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, तो ऑटोमेटिकली इसका फॉर्मूला क्या होगा? ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। अगर मैं आपसे कहती हूँ नेट प्रॉफिट मार्जिन, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। बस आपने यहाँ मार्जिन कैलकुलेट करते रहना है प्रॉफिट सेंटर के लिए। अगर मैं आपसे कहती हूँ कि ओवरहेड मार्जिन कैलकुलेट करो, और आपके पास सारी इनडायरेक्ट कॉस्ट गिवन है, तो आप क्या करोगे? ओवरहेड कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास एक और चीज कैलकुलेट करवाई जा सकती है डायरेक्ट कॉस्ट मार्जिन। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? डायरेक्ट कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। ठीक है, यहाँ पे मार्जिन होंगे। एक चीज सिर्फ और होगी, जिस तरह वहां पे हमने मटेरियल की कॉस्ट पर यूनिट देखी थी ना, तो यहाँ पे आप एक चीज और कैलकुलेट करोगे, विच इज प्रॉफिट पर यूनिट। अब देखो, अगर आप सिर्फ सेल प्राइस पे डिपेंड करोगे ना, तो हो सकता है कि पहले आपकी कोई चीज 100 की सेल हो रही है, अब वो 110 की बन रही है, तो आपने यहाँ से खुश नहीं हो जाना कि अच्छा सेल प्राइस बढ़ गई है। हो सकता है कि जब वो 100 की सेल हो रही थी ना, तो उसकी कॉस्ट 80 थी, तो आपको प्रॉफिट पर यूनिट 20 था। अब वो चीज 100 सेल 110 की हो रही है, लेकिन उसकी कॉस्ट आपको पड़ रही है 105। मतलब आप इतना महंगा मटेरियल लेके आ रहे हो, या फिर उस पर इतने ओवरहेड्स लगा रहे हो कि अब आपको प्रॉफिट सिर्फ 5 हो रहा है। तो कहने को आप यहाँ से कह दोगे कि अच्छा दिस सीम्स टू बी अ गुड परफॉर्मिंग प्रॉफिट सेंटर, बट आप रियल में देखो तो आप फायदे में नहीं, पहले के मुकाबले में नुकसान पे जा रहे हो। तो रियल इंडिकेटर प्रॉफिट पर यूनिट है। इसलिए आप एक और चीज यहाँ पे देखते हो, प्रॉफिट पर यूनिट का कंपैरिजन कर लो। ऑब्वियसली बच्चों, अब हम यहाँ पे इसकी डिस्कशन कर लेते हैं। प्रॉफिट पर यूनिट अगर इंक्रीज हो रहा है तो फिर ये एक अच्छी अच्छी सिचुएशन है। डायरेक्ट कॉस्ट मार्जिन, बच्चों ये भी इंक्रीज हो रहा हो ना, तो ये एक अच्छी सिचुएशन इसलिए होती है। डायरेक्ट कॉस्ट कब बढ़ती है? जब आपकी चीजों की प्रोडक्शन बढ़ रही होती है। तो जैसे जैसे चीजें बढ़ेंगी ये चीज बढ़े, अगर चीजों की प्रोडक्शन बढ़ रही है ना, इसका मतलब है आपकी एक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। एक्टिविटी ने इंक्रीज होकर आपको फायदा ही देना होता है, इसलिए डायरेक्ट कॉस्ट मार्जिन बढ़ जाना भी अच्छी बात है। ओवरहेड मार्जिन जो है ना, ये जितना कम हो उतना अच्छा होता है। इसका मतलब होता है ना इनडायरेक्ट कॉस्ट, तो ये जितना कम हो उतना अच्छा है। अगर ये ज्यादा हो रहा है तो फिर ये अच्छी सिचुएशन नहीं है। मतलब ये कि अगर आपने बिजली पे, रेंट पे या मार्केटिंग पे इतना खर्चा लगा देना है, तो चीज बनाने का खर्चा आपने कवर कहाँ से करना है? तो ये जो कॉस्ट मार्जिन है, ये कम होगा तो अच्छा है, डायरेक्ट कॉस्ट मार्जिन ज्यादा होगा तो अच्छा है। ऑब्वियसली नेट प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स जितना ज्यादा उतना अच्छा, ग्रॉस प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स जितना ज्यादा उतना अच्छा। तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन का यहाँ पे मतलब ये है कि अगर आप कोई चीज 100 की सेल कर रहे हो और ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 20 है, इसका मतलब है इसमें से जो 20 है वो तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट है। अगर आपका नेट प्रॉफिट मार्जिन फर्ज करो 10% है, इसका मतलब है चीज अगर 100 की सेल हो रही है तो उसमें से 10 का आपका नेट प्रॉफिट है। ओवरहेड मार्जिन अगर आपका 5% है, इसका मतलब है चीज अगर 100 की सेल हो रही है तो उसमें 5 तो आपका ओवरहेड का खर्चा है।
डायरेक्ट कॉस्ट मार्जिन फर्स्ट करो 50% है, इसका मतलब है चीज अगर 100 की सेल हो रही है तो इसे बनाने का खर्चा 50% है, ठीक है। एंड देन प्रॉफिट पर यूनिट। तो ये आपकी कैलकुलेशंस हो गई हैं आपके जो प्रॉफिट सेंटर है उसकी। तो कोई भी एक जो प्रॉफिट सेंटर होगा उसका वो जो मटेरियल वाला और वो जो लेबर वाला एक्सपेंस है वो जाएगा, रेवेन्यू वाला जो हायर द बेटर वाला जो सिनेरियो है वो भी जाएगा, प्लस आपकी उसकी परफॉर्मेंस के लिए क्योंकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है ये वाले मार्जिन भी कैलकुलेट करोगे, ठीक है। अब आप लोगों ने करना ये है कि द फैक्ट इज कि अब आप लोग मुझे खुद भी बता सकते हो कि अगर मैं यहाँ आपसे कहूँ कि मुझे बताइए कि ये जो प्रॉफिट सेंटर है आपका, इसके नॉन फाइनेंशियल या क्वालिटी जो इंडिकेटर्स हैं वो क्या होंगे। आपने यही देखना ना, प्रॉफिट पर यूनिट, या चीजें ज्यादा सेल हो रही हैं, या कॉस्ट आपकी कम लगे लेकिन वो कॉस्ट जितनी भी लगे वो आपकी सेल प्राइस से का कंपैरिजन में जरा कम ही परसेंटेज हो। तो आप इसके नॉन फाइनेंशियल या क्वालिटी इंडिकेटर्स देखो, परसेंटेज ऑफ सेल्स रिटर्न, सीधी सीधी बात है बिल्कुल रेवेन्यू सेंटर की तरह, परसेंटेज ऑफ गारंटी या वारंटी क्लेम्स। बच्चों ये जो क्लेम्स हैं अगर ये आपके आ रहे हैं इसका मतलब है आपकी चीज की क्वालिटी ठीक नहीं है। अब देखो सैमसंग के इतने क्लेम्स नहीं आते लेकिन उनकी स्क्रीन का क्लेम आता है, इससे जो भी लोग खरीदने लगते हैं वो कहते हैं कि ये जो स्क्वायर फोन है ना इसकी स्क्रीन का मसला बन जाता है। कैसे? क्योंकि क्लेम्स आते हैं, आपको शॉपकीपर भी बता रहा होता है। जिस चीज के जितने कम वारंटी और गारंटी क्लेम्स आ रहे हैं, क्या इसका ये इंडिकेटर नहीं है कि उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, और जिसके क्लेम ज्यादा आ रहे हैं इसका मतलब है उसकी क्वालिटी पुअर है। तो अगर आपने विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन क्वालिटी रखना है तो फिर आप यहाँ से भी अंदाजा लगा सकते हो कि चीज तो इस बंदे ने बहुत ज्यादा सेल कर दी लेकिन 50% चीजों के तो क्लेम्स आ रहे हैं, तो कस्टमर अगली दफा तो हमसे चीज खरीदेगा नहीं, वो दूसरे ब्रांड के पास जाएगा। या परसेंटेज ऑफ सेल्स रिटर्न, आप चीज सेल तो कर रहे हो, वेरी गुड, 1000 चीज सेल हुई, उसमें से 900 तक सेल्स रिटर्न हो जाती है। जैसे आप दराज से चीजें खरीदते हो, वहां पे पिक्चर देख के हम खरीद लेते हैं, लेकिन जब वो घर में आपके पास ड्रेस आता है या वॉलेट या बैग मेकअप व्हाटसोएवर, वो उस क्वालिटी का नहीं होता, आप उसे वापस कर रहे हो। आप कह सकते हो कि ये जो पर्टिकुलर सेलर वहां पे बैठा है ये अच्छी चीजें सेल कर रहा है, आधी से ज्यादा चीजें तो इसकी वापस आ जाती है। तो हमें भी, मुझे भी अगर मैं कोई चीज रिटर्न करूंगी मैं कम से कम 10 लोगों को बताऊंगी भाई यहाँ से ना खरीदो, अच्छी चीज आ जाए तो शायद मैं किसी को ना बताऊं, ऐसा ही होता है ना। तो फिर दिस इज इट। अच्छा जो लास्ट चीज है वो होती है जो आंसर्स आपके होते हैं ना ऑफ क्वेश्चनियर्स, जो आप मार्केट रिसर्च करते हो, जो क्वेश्चनियर्स आते हैं, जैसे आप व्हाट्सएप की कॉल सुनते हो, जब इसे बंद करने लगते हो तो आपसे पूछते हैं ना कि आप स्माइली के थ्रू बताइए, इमोजी के थ्रू, कि कैसी कॉल थी। यूट्यूब पे एड्स चलते हैं तो आपसे रैंडमली पूछ रहे थे कैसा एक्सपीरियंस है, तो आप ऑफुल पे या गुड या एवरेज पे क्लिक करते हो। तो ये सब चीजें क्या है, ये बेसिकली जो उनकी सेल चल रही है ना, आप यूट्यूब पे वीडियो देखते हो तो वो किसी को पैसे जा रहे हैं। तो व्हाट्सअप आप यूज कर रहे हो, इसके किसी को फायदा हो रहा है, कोई भी ऐप यूज कर रहे हो किसी को फायदा हो रहा है, उनकी सेल है, तो वो आपका जो ये रिस्पॉन्स है ना वो इसको गैदर करता है सिर्फ देखने के लिए कि एज अ प्रॉफिट सेंटर मैनेजर कितना अच्छा परफॉर्म किया जा रहा है। क्या लोग दोबारा व्हाट्सएप पे कॉल करना पसंद करेंगे, क्या लोग दोबारा यूट्यूब की वीडियो देखना पसंद करेंगे, या दोबारा इस ऐप को ओपन करना पसंद करेंगे। सो दिस इज इट। अच्छा ये आपके सामने बच्चों अब ये चीज है, अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो फॉर नॉन फाइनेंशियल या क्वालिटी इंडिकेटर्स, एंड देन यू हैव दिस क्वालिटी इंडिकेटर्स या सॉरी फाइनेंशियल इंडिकेटर्स। भाई मार्जिन कैलकुलेट होने, सीधी सी बात है, हर चीज का मार्जिन कैलकुलेट होगा और या फिर प्रॉफिट पर यूनिट कैलकुलेट होगा। लेकिन जहां बात आती है मार्जिन की, आप लोगों को पता होना चाहिए मार्जिन का मतलब है एनीथिंग एज अ परसेंटेज ऑफ सेल, बट सेल एज अ परसेंटेज ऑफ एनीथिंग इज नोन एज turnover. So what you do right now is there is this example which is the topic number 3 is measuring profit center performance. इसमें जो शुरू में थ्योरी लिखी है वो हमने डिस्कस कर ली है। प्रॉफिट मैयर्स जहाँ पे उन्होंने बताया ना आपको दो पीरियड्स की कैलकुलेशन करवाई, पीरियड 5 जिसमें 2300 चीजें बनी है और पीरियड 6 इसमें 2600 चीजें बनी है। सेल्स वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब उन्होंने आपको पर यूनिट सेल प्राइस भी बता दी है और उसको मल्टीप्लाई करके टोटल यूनिट से टोटल सेल्स रेवेन्यू बता दी है। देन यू हैव द डायरेक्ट कॉस्ट, देन यू हैव द ओवरहेड्स, देन यू हैव द प्रॉफिट। सो व्हाट यू डू इज विदाउट लुकिंग एट द आंसर आप जरा इनका प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करो, आप डायरेक्ट कॉस्ट मार्जिन कैलकुलेट करो, आप ओवरहेड कॉस्ट मार्जिन कैलकुलेट करो और प्रॉफिट पर यूनिट भी कैलकुलेट करो। वो कैसे आएगा देखो, सेल फॉर एग्जांपल पीरियड 5 में 27,600 है, कॉस्ट आपकी 23,700 लग रही है तो 3900 का टोटल प्रॉफिट है ना।
आप ये कितनी चीजें सेल करके प्रॉफिट कमा रहे हो? 2300 प्रॉफिट पर यूनिट कैलकुलेट हो सकता है, राइट? और यही पीरियड 6 दोनों के लिए करके कंपैरिजन करके मुझे सिर्फ आपने ये बताना है कि like which period the the particular profit center seems to have performed better, क्या इन्होंने पिछले पीरियड के मुकाबले में 5 के मुकाबले में 6 में अच्छा परफॉर्म किया है या नहीं। तो आप लोगों के पास आई गेस 5 मिनट्स दे देते हैं ताकि 8 मिनट में डिस्कशन हो जाए, तो फिर 150 पे मैं आपसे आंसर पूछती हूँ, बट आंसर मत देखिएगा पीछे से, जल्दी से इसको सॉल्व करें फिर हम आगे चलेंगे। मैं मीनवाइल बोर्ड प्रिपेयर कर रही हूँ।
जी बच्चों, होपफुली आप लोगों ने आंसर कैलकुलेट कर लिए होंगे. दिस इज 49 ऑलरेडी. सो ओके, इसके बाद हमने आगे चलना है. जस्ट लेट मी नो कि आप लोगों ने ये मार्जिन्स कैलकुलेट कर लिए हैं, और क्या वाकई ऐसा हो रहा है कि हमारा जो ईयर 6 है, जो पीरियड 6 है, उसमें हमारा डायरेक्ट कॉस्ट का मार्जिन इंक्रीज हो रहा है. अ, ठीक है. ऑल राइट. और ये डायरेक्ट कॉस्ट मार्जिन इंक्रीज होने की रीजन क्या है? क्योंकि हमारी एक्टिविटी बढ़ रही है ना. अदरवाइज आप देखो तो ओवरऑल हमारा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इसमें बढ़ रहा है, ओवरहेड मार्जिन कम हो रहा है, प्रॉफिट पर यूनिट इंक्रीज हो रहा है. दैट मींस इन पीरियड 6 वी आर परफॉर्मिंग गुड. लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि डायरेक्ट कॉस्ट को तो मार्जिन बढ़ रहा है, आप कैसे कह रहे हो इट इज परफॉर्मिंग गुड? तो हम ये बताएंगे इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि हमारी एक्चुअल एक्टिविटी बढ़ रही है, चीजें ज्यादा बन रही है, इसलिए डायरेक्ट कॉस्ट पहले के मुकाबले में ज्यादा लग रही है. राइट. सो ये इसका आंसर हो सकता है. आगे चलते हैं बच्चों. अब इन्वेस्टमेंट सेंटर है. जो इन्वेस्टमेंट सेंटर है वो एक कॉस्ट सेंटर भी होता है, वो एक रेवेन्यू सेंटर भी होता है, वो एक प्रॉफिट सेंटर भी होता है, प्लस उसने री इन्वेस्टमेंट करनी होती है. और उस री इन्वेस्टमेंट पे जितने ज्यादा रिटर्न्स होंगे ना आपके, उतना आपने बेटर परफॉर्म किया है. सारे पैसे वापस लगा देना बिजनेस में इज नॉट द बिग डील, लेकिन पैसे वापस ऐसे लगाना कि उनका मैक्सिमम रिटर्न आए आपके पास, दिस इज द बिग डील. Okay, so what you do is कि यू कैलकुलेट दीज रिटर्न्स. लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम जो रिटर्न्स कैलकुलेट करेंगे वो होगी हमारी इन्वेस्टमेंट सेंटर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स. जितने कॉस्ट सेंटर्स के इंडिकेटर्स अभी हमने पढ़ लिए, मटेरियल, लेबर एक्सेट्रा, वो भी होंगे. जितने रेवेन्यू सेंटर के इंडिकेटर्स पढ़ लिए वो भी होंगे. जो प्रॉफिट सेंटर के मार्जिन पढ़ लिए वो भी होंगे. इनकी जो नॉन फाइनेंशियल या क्वालिटी इंडिकेटर्स हैं वो भी होंगे. प्लस अगर वो इन्वेस्टमेंट सेंटर है तो कुछ एक्स्ट्रा इंडिकेटर्स होंगे उसकी परफॉर्मेंस के. 3 इंडिकेटर्स बच्चों आपने यहाँ पे पढ़ने हैं. राइट. और वो मैंने आपके सामने लिखे हैं. अब हम उनको गौर से देख लेते हैं. सो दिस इज इट. सबसे पहले हम आएंगे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पे. रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ROCE भी आप इसको बोलते हो. सी, दिस इज ROCE. इसको आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI भी बोल सकते हो, लेकिन सिर्फ अभी तक. आगे F2 में जाके आप देखोगे कि दोनों फर्क होते हैं. लेकिन अभी इस लेवल पे वो ROI लिखे पेपर में या ROCE लिखे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये अभी तक एक ही बात होती है. टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड. कैपिटल एम्प्लॉयड आप लोगों को पता होगा ये होता है जो पैसा आप बिजनेस में लगाते हो. कैपिटल तो आपको पता है, एम्प्लॉयड मतलब जो बिजनेस में लगा हुआ पैसा. इतना पैसा लगा के, ये पैसा लगा के मुझे ये प्रॉफिट आ रहा है, क्या यहाँ से पता नहीं चल जाएगा कि बिजनेस में जो इन्वेस्टमेंट्स है वो आपको कैसा रिटर्न दे रही है? सो दिस इज वन ऑफ द इंडिकेटर्स, ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. अब इसमें तरीका ये है कि प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स का मतलब है कि जो आपका प्रॉफिट है ना, वो बिफोर डिडक्शन ऑफ टैक्स एंड इंटरेस्ट लेना है आपने. फर्ज करो कि आपको दिया हुआ है कि 1000 का प्रॉफिट है आपका. राइट. ये आपका प्रॉफिट है, लेकिन इसमें से 100 का टैक्स और 200 का इंटरेस्ट लेस हुआ हुआ है. तो प्रॉफिट इन बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बनेगा 1000. अब जो चीज माइनस हुई हुई है वो माइनस नहीं करनी थी, हमें उसे माइनस करने से पहले वाली फिगर चाहिए. तो वापस कर दो इसमें 100 ऐड, टैक्स जो माइनस हुआ हुआ है, और वापस इसमें कर दो 200 ऐड, इंटरेस्ट जो माइनस हुआ हुआ है. अब आपका जो PBIT है ना, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, वो है 1300. दिस इज PBIT. और ये यूज होगा अब इस फॉर्मूला में. आपने इंटरेस्ट एंड टैक्स माइनस करने से पहले जो प्रॉफिट आएगा उसको डिवाइड करना है अपने कैपिटल एम्प्लॉयड पे, टोटल इन्वेस्टमेंट पे. अब पहली बात हो गई PBIT कि अगर उसमें टैक्स या इंटरेस्ट माइनस हुआ है तो आपने उसको ऐड करना है. अगर उन्होंने कहा है प्रॉफिट 1000 इज बिफोर टैक्स बट आफ्टर इंटरेस्ट, तो इसका मतलब है टैक्स अभी माइनस नहीं हुआ, सिर्फ इंटरेस्ट माइनस हुआ है, तो आपने सिर्फ इंटरेस्ट ऐड करना. वो डिपेंड करता है वो क्वेश्चन में क्या देते हैं. जो कैपिटल एम्प्लॉयड है ना, वो हमें पता है, आपने भी पढ़ लिया होगा, कैपिटल एम्प्लॉयड को आप नेट एसेट्स भी बोलते हो. नेट एसेट्स मतलब नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज. ये वो चीजें हैं जो आपके पास मौजूद हैं, ये 12 महीने में आपके पास आ जाएंगी और ये 12 महीने में आपके पास से चली जाएंगी. जिसको नेट करते हैं ना, तो हमारे नेट एसेट्स, या हम इसको नेट इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस भी बोलते हो, और इसी को कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं. दोनों का आंसर सेम होता है, दोनों के सिर्फ फॉर्मूला या नाम फर्क है.
नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। ये नेट एसेट्स का भी फॉर्मूला है, ये कैपिटल एम्प्लॉयड का भी फॉर्मूला है। तो अगर आपको क्वेश्चन में उन्होंने प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया हुआ है और साथ कैपिटल एम्प्लॉयड के बजाय फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज दी हैं, तो आप यहाँ से नेट एसेट्स कैलकुलेट करोगे और उस प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स को उस पर डिवाइड कर दोगे, और ऑटोमेटिक सी बात है ना, जितना ये प्रॉफिट आपने इन्वेस्टमेंट पे ज्यादा होगा उतना आपके लिए अच्छा है, राइट। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास जो इंडिकेटर है, जस्ट लर्न द फॉर्मूलाज, आपने इस फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करनी है, कोई खास बात नहीं है। नेक्स्ट इज रेजिडुअल इनकम। रेजिडुअल का मतलब होता है बचा हुआ, जो हम केमिस्ट्री फिजिक्स में पढ़ते रहते हैं कि किसी रिएक्शन के बाद कुछ बचा हुआ। तो यहाँ पे हम रेजिडुअल इनकम देख रहे हैं कि आपने अपने जो मेजर खर्चे कर लेने हैं उसके बाद आपके पास जो बची हुई इनकम है वो कितनी है। तो जितनी इनकम बची होगी उतने आप फायदे में हो ना, अब आप उस इनकम से आगे बिजनेस चला सकते हो या उसे घर लेके जा सकते हो। तो रेजिडुअल इनकम कैलकुलेट करने का बच्चा फॉर्मूला देख लो, प्रॉफिट ऑफ इन्वेस्टमेंट सेंटर। देखो बुक से फॉर्मूला थोड़ा सा मैंने डिफरेंट इसलिए लिखवाया बिकॉज वो जो चेक होता है ना वहां पे, या जो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हमारे पास एसीसी के आते हैं उस पे ये फॉर्मूला लगा होता है। तो आप इसको प्लीज देख लेना, अभी स्क्रीनशॉट ले लो। प्रॉफिट ऑफ इन्वेस्टमेंट सेंटर प्लस प्रॉफिट फ्रॉम एनी अदर इन्वेस्टमेंट। मतलब एक इन्वेस्टमेंट सेंटर का जिक्र हो रहा है कि जी इनके ऊपर इतने पैसे लगे हुए, प्लस इन्होंने 5 लाख इसी इन्वेस्टमेंट सेंटर के मैनेजर ने, जो प्रॉफिट इसके पास आया था, 5 लाख कहीं दूसरी जगह पे किसी दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है। तो जो प्रॉफिट आपको अपनी इन्वेस्टमेंट से आ रहा है और जो कहीं और इन्वेस्टमेंट की हुई है, टोटल इन्वेस्टमेंट से जो प्रॉफिट आ रहा है उसमें से माइनस कर देना आपने इंटरेस्ट ऑन दोज इन्वेस्टमेंट्स। देखो आप जब बैलेंस शीट भी बनाते हो, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, उसमें जब आपके पास कैपिटल आता है तो उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करते हो ना, क्योंकि वो तो आपने ओनर को दे देना होता है, वो घर तो नहीं आप लेके जा सकते, तो वो कंपनी का हिस्सा ही नहीं है। इसी तरह जो इन्वेस्टमेंट से हमें यहाँ पे प्रॉफिट आया है वो सारा हमारा नहीं है। जिसके पैसे हमने अपने पास रखे हुए उसको उसके पैसों के बदले में कुछ देना नहीं है, तो वो हम बीच में से निकाल देते हैं। जो बचा हुआ है, जो रेजिडुअल है, वो हमारी इनकम है। तो इसका फॉर्मूला देख लो आप लोग एक दफा दोबारा। प्रॉफिट ऑफ इन्वेस्टमेंट सेंटर, इन्वेस्टमेंट सेंटर का अपना प्रॉफिट प्लस प्रॉफिट फ्रॉम एनी अदर इन्वेस्टमेंट, राइट। मतलब सारे प्रॉफिट्स आपने ऐड कर दिए माइनस इंटरेस्ट ऑन टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड इन इन्वेस्टमेंट इन द इन्वेस्टमेंट सेंटर। मतलब ये कि टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब है टोटल इन्वेस्टमेंट। तो जो इन्वेस्टमेंट 1 थी जिसका प्रॉफिट 200 था, जो इन्वेस्टमेंट 2 थी जिसका प्रॉफिट 100 था, तो ये 300 का आपका प्रॉफिट हो गया। माइनस कर देना है, अगर फर्ज करो कि आपकी टोटल जितनी भी इन्वेस्टमेंट थी उस पर 10% का प्रॉफिट लगना है, तो -3 करके 30 करके आपके पास यहाँ पे आंसर आ रहा है कि 270 आपकी रेजिडुअल इनकम है। जिस जिस चीज से ये प्रॉफिट आ रहा है ना, वो जो टोटल पैसे हैं उन पे इंटरेस्ट का परसेंटेज क्वेश्चन में बताया होता है, वो यहाँ लगा के आपने माइनस करना है, सो यू गेट द आंसर, राइट। अगर आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लो, उसके बाद मैं आगे चलूँ। फाइन। और बस अब इसके बाद लास्ट चीज पे आते हैं बच्चों। उसके बाद हमारे पास है ये टर्नओवर की बात कर लेते हैं, ठीक है। ये दिस इज ऑल्सो डन, दिस इज ऑल्सो टर्नओवर। हमने शुरू में पढ़ा था कि टर्नओवर किसी भी चीज का होगा उसका फॉर्मूला होगा सेल्स डिवाइडेड बाय दिस थिंग। तो यहाँ किसका फॉर्मूला है? एसेट्स का ना। तो सेल्स डिवाइडेड बाय नेट एसेट्स, वही नेट एसेट्स या कैपिटल। बस सिर्फ ये है कि यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं करना है, इसका आंसर जो है आपके पास टाइम्स में आएगा। ये वही वाले नेट एसेट्स हैं जिनको कैपिटल एम्प्लॉयड भी आप बोलते हो, ये वही नेट एसेट्स हैं जो नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज करके आपने कैलकुलेट किए थे, ठीक है। एंड दिस इज हाउ यू गेट द आंसर। अब उन्होंने बुक में एक और चीज लिखी है, आप इन तीनों को कैलकुलेट कर सकते हो। ऑब्वियसली बच्चों ये रेजिडुअल इनकम भी है, ये जितनी ज्यादा होगी उतना अच्छा है। ये जो एसेट टर्न ना ज्यादा होना उतना ही अच्छा है। इसका आंसर टाइम्स में आता है, और आइडियली टर्न होता है ना वो 2, मतलब ये आइडियल रेशो। लेकिन 1 टाइम 1.5 टाइम भी आता है तो हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, 3-4 टाइम्स भी आ जाता होता है, इट वेरीज। अब बुक में ना उन्होंने आपको बताया हुआ, जैसे हमने कहा था ना कि एफिशिएंसी रेशो मल्टीप्लाई बाय कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेशो इज इक्वल टू एक्टिविटी रेशो, और हमने इसको प्रूव किया था। उन्होंने बुक में ना आपको जाते जाते एक कैलकुलेशन बताई हुई है कि आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है ना, दिस इज इक्वल टू बल्कि हम उनका ही फॉर्मूला देख लेते हैं। ROCE उन्होंने लिखा हुआ है कि दिस इज इक्वल टू प्रॉफिट मार्जिन मल्टीप्लाई बाय
एसेट टर्नओवर। चलो देखते हैं कि वो इस चीज को कैसे प्रूव कर रहे हैं। प्रॉफिट मार्जिन इसका मतलब है पीबीआईटी डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100 मल्टीप्लाई बाय एसेट टर्नओवर, सेल्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। तो अब ये सेल्स सेल से कट गई, तो यहाँ के लिए क्या बचा, पीबीआईटी डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, और ये जो 100 यूज नहीं हुआ था ये इधर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। और वाकई आरओसी का तो हमने यही फॉर्मूला पढ़ा था, हम ऊपर जाके देख लेते हैं, देखो पीबीआईटी डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। तो हेंस दिस इज प्रूवन। इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन में आरओसीई और प्रॉफिट मार्जिन गिवन हो तो आप इस फॉर्मूला को रीअरेंज करके एसेट टर्नओवर फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, अगर एसेट टर्नओवर और प्रॉफिट मार्जिन गिवन है तो आप इस फॉर्मूला को यूज करके आरओसी फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आपके पास एसेट टर्नओवर और आरओसी गिवन है तो आप फॉर्मूला को रीअरेंज करके प्रॉफिट मार्जिन फाइंड आउट कर सकते हो। तो समटाइम्स हो सकता है वो आपसे मार्जिन कैलकुलेट करवाएं, लेकिन आपके पास सीधी सीधी फिगर्स ना, उन्होंने आपको कैलकुलेशन करके दी हो कुछ फिगर्स की, तो आपको अगर ये वाला रिलेशन पता होगा तो आप इसको रीअरेंज करके कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स ऑल्सो, कि अब यहाँ पे सीधे सीधे फॉर्मूलाज आपने सीखे, वो इन फॉर्मूला को आपको ना उल्टा करके पूछ लेंगे। या जैसे फर्स्ट करो कि आपके पास अगर पीबीआईटी डिवाइडेड बाय सेल्स, बल्कि नहीं, ये वाला फॉर्मूला तो हमने भी पढ़ा नहीं है, हम इसको डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड ही कर देते हैं। डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100, हमने कैलकुलेट करनी है आरओसीई। वो आपको बताते हैं कि क्वेश्चन में आपके पास नॉन करंट एसेट्स हैं 1000, करंट एसेट्स हैं आपके पास 200, और करंट लाइबिलिटीज हैं आपके पास 100। तो आप यहाँ से कैपिटल एम्प्लॉयड तो कैलकुलेट कर लोगे, विच इज 1000 प्लस 200 माइनस 100 इज इक्वल टू 1100, कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। अच्छा, साथ उन्होंने आपको प्रॉफिट के लिए बताया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू 2200, और कुछ भी नहीं बताया हुआ। तो जब आपके पास कैलकुलेशन ही नहीं है नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स करने की, तो आप अपने ग्रॉस प्रॉफिट को ही पीबीआईटी कंसिडर कर लोगे। तो फिर आप क्या फॉर्मूला लगाओगे, 2200 डिवाइडेड बाय 1100 मल्टीप्लाई बाय 100, और यहीं से आपका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन आ जाएगा। या फिर आप लोग कह सकते हो कि इन नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यू यूज ग्रॉस प्रॉफिट एंड हियर यू हैव योर आरओसीई। ऑल राइट, चलो जी, इसका आंसर 200% ही आएगा। सो बट जो सिंपली फॉर्मूलाज को आपने याद करना है एंड यू विल गेट योर आंसर। सो व्हाट यू डू इज, व्हाट योर असाइनमेंट इज कि आप लोगों की एक्टिविटी नंबर 2 जो है ना, इसमें दो डिविजन्स हैं, उनका कंपैरिजन है, वो इन्वेस्टमेंट सेंटर है, आपने उनकी आरओसी फाइंड आउट करनी है, रेजिडुअल इनकम फाइंड आउट करनी है, उसके लिए जो कैपिटल एम्प्लॉयड है उसका इंटरेस्ट रेट 11% गिवन है, और आपने ऐसे टर्नओवर रेशियो फाइंड आउट करनी है। सो द थिंग इज, वंस यू डू, मैक्सिमम जितने स्टूडेंट्स ये काम करते जाएंगे ना, आपने ग्रुप में अपने काम की पिक्चर शेयर करती जानी है। प्लीज पीछे से आंसर मत देखिएगा बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है, और वो क्वेश्चन थोड़ा घुमा के आता है। तो मैं आपके साथ शाम में जब मुझे सबके आंसर्स आ जाएंगे, तो मैं आपके साथ जो स्कैन्स की बुक है उसका ये वाला चैप्टर जो है ना वो पीडीएफ में शेयर कर दूंगी। आपने सिर्फ उसमें जो क्वेश्चंस है ना, काफी सारे क्वेश्चंस हैं, उनको सॉल्व करना है। और कल जब आप आओगे तो आपसे मैं रैंडमली क्वेश्चंस भी पूछ लूंगी और उसका आंसर बैंक भी आपके साथ शेयर कर दूंगी। सो बुक वाले कैप्लन की बुक के क्वेश्चंस बड़े इजी लगेंगे हमें अभी पढ़ के, बट वंस यू हैव दिस स्कैन्स की बुक वाले क्वेश्चंस, तो यू विल सी के वो थोड़ा सा डायगनल करके चीज को पूछ सकते हैं, राइट। सो शाम तक इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो इट वुड बी गुड फॉर यू। बाकी वी हैव 5 more minutes if okay, you have a mock tomorrow, so you just do this activity number 2, that's it। बस एक्टिविटी कर लो, ठीक है, और मत करो कोई क्वेश्चंस, मैं आपसे नहीं शेयर करती क्वेश्चन बैंक को, मैं आपको खुद करवा दूंगी क्लास में। एक्टिविटी नंबर 2 तो आप अभी भी कर सकते हो, 5 मिनट्स हैं, आप इसमें बेशक एक्टिविटी करो, कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझसे पूछ लो, मैं भी ऑनलाइन हूँ। ठीक है, सो 2:10 पे मैं आपसे इसके आंसर्स पूछ लेती हूँ, आप लोग प्लीज इसको सॉल्व कर ले, द चैप्टर इज फिनिश्ड।
फाइन बच्चों, आप लोग एक्टिविटी सॉल्व कर रहे हो, अगर सॉल्व कर लिए तो मेरे साथ आंसर शेयर कर दो, इसमें कोई प्रॉब्लम आनी तो नहीं चाहिए। आप देखो शुरू में आर ओ सी ई है और उसका फॉर्मूला हमने पढ़ा है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। तो डिवीजन ए के लिए आप 15800 को 106,700 से डिवाइड करो, यू गेट द आंसर मल्टीप्लाई बाय 100। कोई टैक्स और इंटरेस्ट का उन्होंने आपसे कैलकुलेशन ही नहीं करवाई। और फिर कंपनी बी के लिए इसी तरह 27300 को 210,000 से डिवाइड करो, यू गेट योर आंसर। रेजिडुअल इनकम के लिए क्या आप क्या करोगे, डिवीजन ए में आपके पास प्रॉफिट गिवन है 15800, इसमें से क्या माइनस करना है, इसी डिवीजन के कैपिटल एम्प्लॉयड पे जो 11% टैक्स लग रहा है वो। तो आप डिवीजन ए में प्रॉफिट है 15800, लेकिन आप लोगों का जो कैपिटल है वो 106,700 लगा हुआ है, तो 106,700 पे जो 11% आपका इंटरेस्ट है 11737, ये आप अपने प्रॉफिट में से माइनस कर दो, दिस इज योर रेजिडुअल इनकम। डिवीजन बी में भी 27,300 में से माइनस करना है आपने 2 10 का 11%, यू हैव योर रेसिडुअल इनकम। और एसेट टर्नओवर के लिए आपके पास गिवन है रेवेन्यू, सेल्स रेवेन्यू ही होती है ना, तो रेवेन्यू को आपने डिवाइड कर देना है कैपिटल एम्प्लॉयड से, 160,050 डिवाइडेड बाय 106,700। और डिवीजन बी के लिए इसी तरह रेवेन्यू को आपने 2 10 पे डिवाइड करना है, सो यू हैव योर आंसर। ठीक है, ये सीधी सीधी बात है। तो इसके एग्जाम्पल क्वेश्चंस आर सुपर इजी। सो व्हाट यू डू नाउ, इसको आप लोग बस एक दफा लेक्चर को देख के जैसे भी आपने रिवाइज करना है कर लेना, फिर आप अपने मॉक पे ध्यान दो, कल हम देखेंगे कि हमने वो क्वेश्चंस जो है वो कैसे प्रैक्टिस करने हैं। एंड दिस इज ऑल फॉर टुडे बच्चों, आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच।